हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड रुकिएगा बस। ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के एक प्रकार से डाउट क्लियरिंग सेशन को लेना शुरू किया था, और उसमें आप लोगों ने जो जो टॉपिक कुछ बताए थे उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक और बच गया था जिसमें हमें सिख साम्राज्य की बात करनी थी, सिख एम्पायर की बात करनी थी। उसी टॉपिक को आज हम ये 45 मिनट 1 घंटे के सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, और बात करेंगे हम सिख साम्राज्य की, और यह भी जानेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य या पंजाब पर अधिकार किया। पिछली क्लासों में हम ये समझ चुके हैं कि मराठा पर अधिकार कैसे किया गया, मैसूर पर अधिकार कैसे किया गया। इन सभी बातों को पिछली ही क्लास में हम जाकर के देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, सिख साम्राज्य को जब हम पढ़ते हैं तो सिख धर्म की शुरुआत हमें समझना होता है। और सिख धर्म की शुरुआत सिख धर्म के गुरु और गुरु नानक देव से जुड़ी हुई है। सिख धर्म में 10 गुरु रहे हैं, 10 महान गुरु रहे हैं जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया है, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद हम आरंभिक सिख साम्राज्य की बात करेंगे, इनिशियल सिख एम्पायर की बात करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह को हम डिस्कस करेंगे, महाराजा दिलीप सिंह की बात करेंगे, फिर महारानी जिंद कौर की बात करेंगे, पंजाब के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की हम चर्चा करेंगे। इतने टॉपिक हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम सिख धर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सिख धर्म की जो उत्पत्ति है वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हुई है, वो मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में हुई है। भारत के बहुत से धर्म हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय इतिहास में हुई है, एंशियंट इंडिया में हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिख धर्म की, जब हम बात करते हैं सिख रिलीजन की, तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान उत्पन्न हुआ एक धर्म है, और जिसकी स्थापना महान श्री गुरु नानक देव ने की थी। उसके बाद 9 और गुरु हुए। तो इस प्रकार सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, जो सिख धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक, या हम कह सकते हैं सबसे बड़े धर्म गुरु माने गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो धर्म गुरु रहे वो श्री गुरु नानक देव रहे। उसके बाद गुरु अंगद, इसके बाद गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक। तो पहले गुरु का नाम है गुरु नानक देव, और अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें गुरु नानक देव जी का नाम याद रखेंगे आप, गुरु रामदास का नाम आप याद रखेंगे, गुरु अर्जुन का नाम आप याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का नाम आप याद रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुज ऑफ द सिखिज्म। ठीक है, आइए कुछ बातें जानते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले गुरु नानक देव जी की हम बात करें तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक। और साथ ही साथ में वो सिख धर्म के पहले गुरु हैं।
इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। बेसिकली विभाजन के बाद ये स्थान पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए आज भी आप जानते हैं एक सिख कॉरिडोर की बात होती है कि सिख धर्म के जो भी श्रद्धालु हैं वो जा सके ननकाना साहिब तक। तो इसके लिए दोनों देशों के बीच में समझौते की बात अक्सर होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इनका जो जन्म है वो ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू जी था। इनकी पत्नी सुलक्षणा देवी थी। बाबा फरीद का इनका बहुत प्रभाव रहा है और इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर डेरा साहिब में हुई थी। अब इन पर जो प्रभाव रहा है वो बाबा फरीद का बहुत प्रभाव रहा है, जो कि एक महान संत हैं इसी समय के। इनके मुख्य कार्य क्या हैं? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, साथ ही साथ उदासीस का कंसेप्ट दिया। उदासीस का अर्थ यह होता है कि इन्होंने देश की 5 बार यात्रा की और देश के अलग अलग जगह पर गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जबलपुर के पास अमरकंटक नाम की एक जगह है, वहां पर भी गुरु नानक देव जी गए थे। जिन जिन बड़े शहरों में ये गए हैं वहीं पर एक गुरुद्वारे का निर्माण भी किया गया है। तो उदासीस का अर्थ है कि इन्होंने देश की 5 बार यात्रा की थी। इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत यह कहता है दोस्तों कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही जन्म आपको मिलेगा। तो पुनः जन्म और कर्म के सिद्धांत, अगर बहुत अच्छे आपने कर्म किए हैं तो डेथ और बर्थ की जो साइकिल है उससे आप मुक्त हो जाओगे। कीर्तन द्वारा उपदेश, लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। आज पूरे के पूरे सिख धर्म में आप हर व्यक्ति ये जानता है कि लंगर नाम की एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जहां लाखों लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है दोस्तों, सेवा भाव के तहत। तो कीर्तन द्वारा उपदेश, लंगर व्यवस्था के आरंभकर्ता यह गुरु नानक देव जी ने ही शुरू किया था। इसके बाद जब गुरु नानक देव जी हैं तो आप इनका टाइम पीरियड देखिए, 1469 से 1539 का टाइम पीरियड है। मतलब अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन को देखा है और मुगल साम्राज्य और बाबर के उदय को देखा है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, उस समय गुरु नानक देव जी हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। ठीक। बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, चैतन्य महाप्रभु व कबीर दास के समकालीन रहे हैं। बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, चैतन्य महाप्रभु व कबीर दास के समकालीन, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। इन्हें कालीबेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ जपुजी में संकलित किया गया है। ठीक। तो यह मुख्य बातें हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक। ये सारी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीधी चर्चा करेंगे कि किस तरह सिख साम्राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि हमें वहीं पर पहुंचना है। हमें एंग्लो सिख वॉर की बात करनी है, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद गुरु का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया और कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अब अगला गुरु कोई नहीं बनेगा। गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया गया और गुरु गोविंद सिंह के एक बहुत प्रमुख शिष्य थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने पूरे सिख धर्म, सिख लोगों का नेतृत्व संभाला और सिख साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से यूनाइट करके सिख एम्पायर बनाया। लेकिन इसी बीच में 1716 में, 1716 में
बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है और पुनः सिख साम्राज्य कमजोर हो जाता है। सिख साम्राज्य क्या हो जाता है? पुनः कमजोर हो जाता है। इसी समय पर दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसके बाद भारत में केंद्रीय शक्तियों का अभाव है। देखो एक बात आप समझो दोस्तों, जैसे मान लो, इसको बहुत बेसिक एग्जांपल लेकर के समझो कि अगर आपकी कॉलोनी में कोई बहुत बड़ा गुंडा है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, और आप भी एक गुंडे हैं, तो भैया आपका राइज तभी होगा जब वो बड़ा गुंडा वहां से चला जाएगा, है कि नहीं? लेकिन चलिए और अच्छा उदाहरण लेते हैं, गुंडे वाला उदाहरण नहीं लेते, समझ ही नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपके क्लास में एक बहुत बड़ा नेता है, ठीक है, आप छोटे नेता हो, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आजकल होते हैं युवा नेता, है कि नहीं? तो आप युवा नेता हैं और एक बड़ा नेता है, तो युवा नेता को बड़ा बनने का मौका कब मिलेगा? जब बड़ा नेता वहां से चला जाएगा, कहीं और शिफ्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तब युवा नेता को मौका मिलेगा। और युवा नेताओं का दौर है भाई, हर जगह युवा नेता ही दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, सिख साम्राज्य बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे सिख साम्राज्य यूनाइट होना शुरू होता है, और नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मुगल्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब भारत में कोई बड़ी शक्ति नहीं है, इंडिया में कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, ठीक है। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा मराठा भी बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं, ठीक है, मराठा भी बहुत हद तक पीछे हट चुके हैं। तो ये वो समय था जब वापस से छोटे छोटे क्षेत्रों पर सिख साम्राज्य के लोगों ने नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, और पंजाब वाले क्षेत्र में दोबारा सिख साम्राज्य की नींव रखी गई। इसके बाद दोस्तों 1773 में सिख साम्राज्य को 12 मिसल में विभाजित कर दिया जाता है। मिसल एक प्रकार से मान लीजिए राज्य। तो पूरे साम्राज्य को 12 छोटे 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 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और इन छोटे छोटे भागों को मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसल। तो बहुत सारी मिशन है, आलूवलिया मिशन है, निशान वाला मिशन है, फुलकिया मिशन है, रामगढ़िया, सुकर चकिया, ऐसी बहुत सारी मिसल हैं 12। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसल है वो थी सुकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल दोस्तों? सुकर चकिया मिसल। क्योंकि इसी सुकर चकिया मिसल में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होगा, जो कि सिख साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और कमाल का विकास करेंगे सिख साम्राज्य का। ये सभी मिसलों को समाप्त कर देंगे। इन 12 भागों को अलग अलग जो बना दिया गया था, इन सभी 12 भागों को समाप्त करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएंगे, और सिखों का सर्वाधिक विस्तार महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में ही होगा। तो क्रोनोलॉजी समझिएगा, गुरु नानक देव, फिर 8 गुरु, फिर गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के बाद आगे बढ़ेंगे तो 12 मिसल में विभाजन, उसी में से एक मिसल है सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल से जुड़े हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना होगी। सिख एम्पायर को बड़े पैमाने पर डेवलप किया जाएगा। एक बार देखिए इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए तो हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का सामान्य परिचय, विजय अभियान, अमृतसर की संधि, शासन व्यवस्था, और आंग्ल मराठा संबंधों के बारे, आंग्ल सिख संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल में हुआ था। इनके पिता का नाम
महासह था और माता का नाम राजकौर था। मिसल याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, सुकरचकिया मिसल। इन्होंने अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया था, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। इनकी मृत्यु 1839 में होती है, तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं जिए। 1780 में पैदा हुए थे तो 20 साल, और 40 साल और 60 साल की आयु में देखिए इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, अब यह समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1798 से। 1798 में अफगानिस्तान में एक बहुत शक्तिशाली शासक है और उसका नाम है जमान शाह। जमान शाह एक बहुत पावरफुल रूलर है अफगानिस्तान का। तो जमान शाह की कुछ तोपें आई थी इस क्षेत्र में, और लाहौर वगैरह पहले उसी के कब्जे में था, जमान शाह के कब्जे में था। तो उसकी 12 तोपें चेनाब नदी में गिर जाती हैं। अब ये पूरा सप्त सैंधव क्षेत्र है दोस्तों, जहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां बह रही हैं। पंच दोआब इसी क्षेत्र में आता है। तो उसकी 12 तोपें चेनाब नदी में गिर जाती हैं। पर इस बात का पता महाराजा रणजीत सिंह को लगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन 12 तोपों को चेनाब नदी से निकालिए और जमान शाह के पास वापस दे करके आइए। अब आप सोच के देखिए कि कितना खुश होगा जमान शाह, कितनी अच्छी नीति है ये। तो जमान शाह इससे बहुत इंप्रेस हुआ और रणजीत सिंह को लाहौर प्राप्त किया और साथ ही साथ राजा की उपाधि प्रदान की। तो इस तरह इन्हें लाहौर मिला और फिर लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, लाहौर को ही इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। इसके बाद 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को ले लिया। अब महाराजा रणजीत सिंह का उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि इन 12 मिसलों को एकीकृत करना, ताकि सिख साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सके, ताकि सिख एम्पायर को पावरफुल बनाया जा सके। तो 12 मिसलों में से एक मिसल थी भंगी मिसल, और भंगी मिशल के पास ही अमृतसर वाला क्षेत्र था। और अमृतसर बहुत ही पवित्र, शुरुआत से ही बहुत पवित्र। तो 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिशल से अमृतसर को ले लिया और इन्होंने अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। अमृतसर को इन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल बनाया दोस्तों। इसके बाद 1807 में अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर पर अधिकार किया। अगले ही साल फरीदकोट, मलेराकोट और अंबाला पर अधिकार कर लिया। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, एक मैप के थ्रू आप चीजों को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा अगला टॉपिक। देखें, आप ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में सिख साम्राज्य फैल चुका है। ये पूरे इलाके में, जिसमें आप देख पाएंगे कश्मीर का हिस्सा है, सिख साम्राज्य में ही जुड़ा हुआ है। आप देख पाएंगे यहाँ पेशावर है, ठीक है, रावलपिंडी वाला इलाका दिख रहा होगा आपको। इसी के तरह आप देखें मुल्तान वाला इलाका दिख रहा होगा। ये सब लाहौर है, ये अमृतसर है, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसी समय पर अंग्रेजों को एक डर था। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, उसी समय फ्रांस में एक व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट, और वो फ्रांस के थ्रू गजब का एक्सपेंशन करने लगा है। तो अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं वो रशिया होते हुए, मध्य एशिया होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए भारत पर आक्रमण ना कर दे। तो वो एक ढाल के रूप में महाराजा रणजीत सिंह को रखना चाहते थे। समझ रहे हैं, एक ढाल के रूप में, कि अगर वो अटैक करेगा भी तो अटैक तो यहीं से होगा, इसी क्षेत्र से अटैक होगा। तो पहला सामना किससे होगा? सिख साम्राज्य से होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। तो 1809 में, ध्यान दीजिएगा, 1809 बहुत इंपॉर्टेंट डेट। 1809 में अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। और अमृतसर की संधि में यह डिसाइड किया जाता है कि ये जो सतलज नदी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सतलज नदी है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा होगी।
अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज कभी सतलज नदी के उस तरफ नहीं जाएंगे और महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी से इस तरफ नहीं आएंगे। दोनों के बीच में सतलज नदी को एक सीमा के रूप में बना दिया गया, एक बाउंड्री के रूप में बना दिया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत सतलज नदी को ब्रिटेन और महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के मध्य सीमा के रूप में स्वीकार किया गया, एक बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो आप क्या जवाब देंगे कि 1809 की अमृतसर की संधि के तहत, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत। याद रखिएगा, इसके बाद एक्सपेंशन और होता है, उन्हें कश्मीर मिला। ठीक है, आने वाले समय में उन्हें कश्मीर वाला भी मिल गया। कश्मीर के लिए उन्हें सुपेर का युद्ध लड़ना पड़ा, फिर अटक मिल गया, डेरा जाट, पेशावर, लद्दाख, शिकारपुर, जिसे सिंध का प्रवेश द्वार कहते हैं। 1814 में 1814 में अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा दिया इनको। कौन सा हीरा दिया? कोहिनूर हीरा दिया। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मध्यस्थता से सिंध और महाराजा के मध्य रोपण की संधि हुई और प्रथम अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ। बाकी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत जरूरी थी। ठीक, अब एक और समस्या। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो इस बीच में 3-4 जल्दी जल्दी शासक बदल जाएंगे, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। फिर अल्प आयु में, बहुत ही छोटी आयु में महाराजा दिलीप सिंह को शासक बनाया जाता है। देखो, हमने इतिहास में पहले भी ये बात देखी है कि 2 साल की आयु में, 3 साल की आयु में, 5 साल की आयु में शासक बना दिया जाता था लोगों को। अब वो बच्चा तो शासन नहीं करेगा, तो उसकी जगह एक गार्जियन नियुक्त किया जाता था, संरक्षक नियुक्त किया जाता था। तो महाराजा दिलीप सिंह अगले शासक बने और उनकी संरक्षिका बनी महारानी जिंद कौर। महारानी जिंद कौर। जैसे ही दिलीप सिंह शासक बने, ये समझ में आने लगा था 1839 में, ध्यान दीजिएगा, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और अब अंग्रेजों को नेपोलियन बोनापार्ट का खतरा भी नहीं है, जो कि फ्रांस से लग रहा था कि भारत तक पहुंच जाएगा। तो अब अंग्रेजों को पंजाब राज्य की अलग से आवश्यकता नहीं थी। अब वे चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने मैसूर, मराठा, बंगाल, सिंध, इन सब पर अधिकार किया है, इसी तरह वे पंजाब पर भी अधिकार कर लें और पंजाब को मर्ज कर लें अपने साम्राज्य में। अब वो बहाने ढूंढेंगे, तो वो जानबूझ करके उन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वो उकसाएंगे, बिल्कुल वहीं पास में आकर के पूरी सेना लगा लेंगे, लुधियाना में आकर के, जो कि बाउंड्री के बीच में ही एक शहर टाइप का है। उकसा दिया जाएगा, ठीक, कि आप थोड़ा सा भी उल्लंघन करेंगे हम तो तैयार बैठे ही हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसी बीच में प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होंगे। एक चिलियावाला का युद्ध है जो कि लॉर्ड डलहौजी लड़ेगा। दोनों ही युद्धों में सिख साम्राज्य की हार हो जाएगी और अंततः पंजाब से भी ये शासन समाप्त हो जाएगा। पंजाब पर शासन करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 3 लोगों की एक परिषद बनाई, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया। दिलीप सिंह से कहा गया कि आप इंग्लैंड चले जाइए, आपको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन मिलती रहेगी। इंग्लैंड जाके इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को दे दिया और फ्रांस में मृत्यु हुई और इंग्लैंड में अंतिम संस्कार। कहा जाता है कि दिलीप सिंह जब अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने दोबारा से सिख धर्म को अपना लिया था। तो इस तरह आंग्ल सिख युद्ध हुए और इस तरह महाराजा दिलीप सिंह जो है वो पहुंच गए। तो ये दोस्तों हमारा एक रिमेनिंग टॉपिक था, ये हमारा एक बचा हुआ टॉपिक था जो हमें कंप्लीट करना था। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।